नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी अपने संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम संस्कृत का सिलेबस लेकर आए हैं जो एमपी टेट के उपलक्ष्य में तथा सी टेट के उपलक्ष्य में, क्योंकि परीक्षाएं लगातार क्रमशः लगी हुई हैं। पहले एमपी टेट होने की संभावना है जो 19 सितंबर से, पहले तो 26 सितंबर बता रहा था, अब देख रहे हैं 19 सितंबर भी बता रहा है कि 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक के बीच में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। उसके बाद सी टेट भी आपका सितंबर में ही होने की संभावना है, यूपी टेट आपका दिसंबर में होने की संभावना है, और आर टेट बी टेट ये सब तो अपने चलते रहते हैं परीक्षाएं, हम तो इसका डाला नहीं है, लेकिन आर टेट भी परीक्षा होने की बात चल रही थी, सुने थे कि आर टेट भी होने वाली है। तो बिहार टेट भी आ गई है वैकेंसी बिहार वालों के लिए, लेकिन हम लोग मिर्ज़ापुर के हैं तो मिर्ज़ापुर वाले अपना देखें या फिर और यूपी वाले देखें, एमपी वाले देखें। भाई एमपी का एग्ज़ाम हो रहा है और सी टेट तो ऑल इंडिया है, चाहे जहाँ के सभी विद्यार्थी दे सकते हैं। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा केवल एमपी टेट और सी टेट, यूपी टेट, ये 3 कक्षाएं हमारे लिए टारगेट में हैं। एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट, यही 3 हमारे लिए टारगेट में हैं। तो संस्कृत में 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर का आता है और बिना माइनस मार्किंग का नंबर आता है। और आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो हिंदी आपका मजबूत होता है, और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपका संस्कृत मजबूत होता है। सेम टू सेम कुछ ऐसे चैप्टर और अध्याय हैं जो आपको एक ही बार पढ़ना है, वो संस्कृत में पढ़ लीजिए चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, बात आपका एक ही है। इसलिए ये आपका स्कोरिंग करने वाला विषय है, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, नौकरी दिलाने वाला विषय है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये संस्कृत जो है हमारे पूर्वजों की ये एक प्रकार से धरोहर समझिए, चाहे वैसे तो ये विषयों की जननी कही जाती है, इसी से हर विषयों का जन्म हुआ है तथा ये वेद पुराण सब इसी से हैं। और ये मुख्य रूप से देववाणी है, संस्कृत हमारी देववाणी है जिसकी देवनागरिक लिपि में लिखी गई है, और देवनागरिक में 3 भाषाएं लिखे गए, हिंदी, संस्कृत और मराठी। ये भी एक प्रश्न उठता है, संस्कृत किस लिपि में लिखी गई है, तो आप कहेंगे देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी। मराठी किस लिपि में लिखी है, देवनागरी। अब देखिए एक प्रश्न आपने पढ़ा, देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं हैं, तो हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये देखिए 3 भाषाएं, एक प्रश्न तैयार। अब हिंदी भी है, संस्कृत भी है, देवनागरी भी। अब आता है जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन वही स्वर संस्कृत में भी है, वही स्वर हिंदी में है, वही व्यंजन हिंदी में, वही व्यंजन संस्कृत में, वही संज्ञा हिंदी में, वही संज्ञा संस्कृत में, वही सर्वनाम है हिंदी में, वही संस्कृत में, वही क्रिया है, वही विशेषण है। अव्यय कुछ थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा कुछ अव्यय में अंतर है, अव्यय में अंतर है इसलिए हम उसको थोड़ा डैश कर देते हैं। संधि वही है, सेम पैटर्न है, संधि भी वही है, समास भी वही है, कारक भी वही है, प्रत्यय थोड़ा इसके अलग है, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय में थोड़ा अंतर है। उपसर्ग वही है, थोड़ा अंतर है, उपसर्ग भी में थोड़ा अंतर है। हाँ, शब्द रूप और धातु रूप इसमें बढ़ जाते हैं, और सर्वनाम रूप, ये 3 आपके बढ़े हुए हैं, जो शब्द रूप है, धातु रूप है और सर्वनाम रूप है। तो शब्द रूप में अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत रूप होते हैं। अकारांत में जैसे राम बालक का रूप हो गया, और अकारांत, इकारांत में आपका नदी हो गया, उकारांत में गुरु हो गया, और ऋकारांत में
माता और पिता का रूप हो गया। इस प्रकार ये शब्द रूप चलते हैं, जो आपको आगे चल करके हम बताएंगे जब क्लास चलेगा, चाहे ऑफलाइन चले चाहे ऑनलाइन चले। हो सकता है दोनों आपको दिया जाए, और हो सकता है दोनों चले। भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोरोना काल है, इस समय कुछ भी मुमकिन है। क्या होगा पता नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास यही करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको दिया जाए। उसके साथ साथ अब आते हैं सर्वनाम रूप। सर्वनाम रूप तो समझ लिए, किसी एग्जाम में अगर हिंदी और संस्कृत है तो सर्वनाम का रूप पूछा जाएगा। अस्मत् या युष्मत् दो में से एक पक्का है कि याद आना है। उसके बाद अब जो है शरीर के अंगों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम भी पूछे जाने लगे हैं संस्कृत में, जो 2013-14 से इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। अब उसके बाद आता है लिंग। संस्कृत में देखिए लिंग थोड़ा बढ़ जाता है, एक लिंग की इसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हिंदी में 2 लिंग बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग आ जाते हैं। हिंदी में जो है 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वैसे भी आप जानते ही हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और संस्कृत में आ जाता है नपुंसक लिंग, यही नपुंसक लिंग एक बढ़ जाता है। उसके बाद वचन आपका हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। विभक्तियां, विभक्तियां संस्कृत में अनिवार्य, संस्कृत में अनिवार्य, हिंदी में संस्कृत जो थोड़ा सा रहता है भले, नहीं तो इसमें संस्कृत में है। पुरुष, पुरुष भी देखिए बढ़ जाता है आपका, संस्कृत में एक पुरुष और बढ़ जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें 3 पुरुष होते हैं, जबकि हिंदी में 2 पुरुष होते हैं। और पर्यवाची है, पर्यवाची आपका सेम टू सेम है, हिंदी में भी है संस्कृत में भी है। विलोम शब्द हिंदी संस्कृत में है। यहाँ आपको एक ये बढ़ेगा, संस्कृत में गिनती, संस्कृत में गिनती आपका बढ़ जाता है। और रचना, रचनाकार कुछ संस्कृत के बढ़ जाते हैं। अपठित अनुच्छेद, ये तो संस्कृत में है भाई, थोड़ा संस्कृत में आ जाता है, उसमें हिंदी में आ जाता है, लेकिन लगभग लगभग वैसे ही रहता है। किसी हिंदी आधारित पर ही पाठ्यक्रम से थोड़ा सरल में संस्कृत में ही लिखा जाता है, ये भी आपका हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका शिक्षण सूत्र वही आ जाएगा बस। मतलब ये 28-29 चैप्टर से 28-29 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन कम करके थोड़ा सा इसमें शिक्षण सूत्र जो ले लेते हैं। यूपी टेट में तो शिक्षण 2, 3, 4, 5 प्लस, ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं 2, 3 आते हैं, लेकिन सी टेट में 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अभी अगर शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षण में भी वही शिक्षण है जो हिंदी में था, हिंदी वाला संस्कृत में हो जाएगा। जैसे भाषा अधिगम का विकास, भाषा अधिगम का विकास कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए, अधिगम क्या है, अधिगम किस प्रकार होना चाहिए, बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर कैसे शिक्षा देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर भाषाएं किस प्रकार का होना चाहिए, उनकी बोलियां भाषाओं के आधार पर रचना होनी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम किस आधार पर होना चाहिए, ये सब आ जाते हैं आपके संस्कृत शिक्षण में, जो आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में बताए जाएंगे। और संस्कृत शिक्षण हिंदी और संस्कृत बहुत ही थोड़ा अंतर रहता है। अगर आप हिंदी में संस्कृत शिक्षण पढ़ लिए तो वो थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे तो संस्कृत में भी वही शिक्षण आ जाता है। इसमें जैसे कौशल हो गया, संस्कृत के कौशल हो गए, शिक्षण के कौशल हो गए, हाँ ये प्रकार के कौशल इसमें आ जाते हैं। और क्या क्या है इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण, एक संप्रेषण से भी प्रश्न आ जाता है। संप्रेषण का अर्थ होता है आदान प्रदान, मतलब अपने भाव विचार को आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं, मौखिक करते हैं, लिखित करते हैं कि सांकेतिक करते हैं। संप्रेषण का अर्थ यही होता है कि हम अपने विचार को किस प्रकार हम व्यक्त कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग मौखिक करते हैं, कभी सांकेतिक करते हैं, कभी
लिखित करते हैं, उसी को संप्रेषण करते हैं। विचार डिटेल रूप से आपको क्लास में इसका विस्तार रूप दिया जाएगा। उसके बाद भाषा की कठिनाइयाँ तथा त्रुटियाँ जो होती हैं उसको कैसे सुधारा जाएगा, भाषा के कौशल क्या क्या हैं। तो कक्षा में बहुभाषाई शिक्षा, जैसे भाई एक क्लास चलता है तो उसमें इंग्लिश वाले बच्चे, उर्दू वाले बच्चे, संस्कृत वाले, हिंदी वाले, बहुत भाषा वाले बच्चे बैठते हैं, तो इसे बहुभाषाई क्लास कहते हैं। तो उनमें टीचर को थोड़ा थोड़ा हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय थोड़ा कम जानकारी है तो उनके भावों और विचारों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चा किस भाषा में कौन सा विचार अपना व्यक्त कर रहा है तो उसका जो है मान सम्मान करना चाहिए, तथा उसको मतलब शाबाशी देना चाहिए। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, अच्छा किए, बोले, बीच में बताए, बीच में आपने बोलने का जो उत्साह किया बहुत अच्छा किया, बोलना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, प्रश्न विधि और संप्रेषण विधि और सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिकों का कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब जो विधियां हैं इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आपके सांस्कृतिक शिक्षण में ही आएंगे, जिनका आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आपको परीक्षा से पहले आपको दिया जाएगा तथा नोट्स भी दिया जाएगा। ये रहे हमारे संस्कृत के। अब हाँ, एक बात आती है सीटेट में, तो सीटेट में 15 नंबर का यही शिक्षण रहता है और 15 नंबर का आपका 15 में से 7 नंबर का गद्यांश, 7 नंबर का गद्यांश, 8 नंबर का पद्यांश, बस सीटेट में और कुछ नहीं करना है। ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, गद्यांश 8 हो जाए, पद्यांश 7 हो जाए, लेकिन 15 नंबर का पक्का है कि 15 नंबर गद्यांश पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे और उसी गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन, फिर पद्यांश में से 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद 15 नंबर शिक्षण से हो जाते हैं। सीटेट पढ़ने के लिए तो आपको शिक्षण बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षण अभी से पढ़ना शुरू करें, चाहे जिस प्रकार पढ़ना चले, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, जैसे ही पढ़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको शिक्षण पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण पर विशेष ध्यान दें। एमपी टेट सीटेट, एमपी टेट भी सेम टू सेम वही सीटेट वाला है। सीटेट और एमपी टेट में बहुत अंतर नहीं है, वो सेम टू सेम वही है। उसमें भी वही गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं हिंदी संस्कृत में और शिक्षण आ जाते हैं 15 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन में भी शिक्षण आ जाते हैं। पर्यावरण भी 10 नंबर का शिक्षण, मैथ में भी 10 नंबर का शिक्षण, मनोविज्ञान में 10-15 नंबर का शिक्षण। तो सीटेट और एमपी टेट ये दोनों जो है शिक्षण पर ही आधारित हैं। टीचर के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके, बच्चों को समझने का तरीका, समझाने का तरीका, उनके लिखने का तरीका, लिखवाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, पढ़वाने का तरीका, शुद्ध बोलने का तरीका, शुद्ध बुलवाने का तरीका, हाँ, सुंदर लिखने का, सुंदर लिखवाने का, सुंदर उच्चारण करने का, शुद्ध उच्चारण करने का, मतलब पढ़ने से संबंधित, जैसे शुद्ध उच्चारण करना, सस्वर उच्चारण करना, सुंदर लिखना, सुंदर बोलना, सुंदर पढ़ना, हाँ, जो भी मतलब पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके में जो भी क्रियाएं होते हैं सब कुछ शिक्षण में आते हैं। तो उन्हीं शिक्षण को हमको पढ़ना है कि बच्चे को कैसे हमें डील करना है, बच्चे को हमें कैसे समझना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी समस्याओं का उपचार करना है। ये सब हमारे सांस्कृतिक शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण का शिक्षण में ही आते हैं। तो ये हिंदी में भी वही रहेगा, संस्कृत में भी वही रहता है और मनोविज्ञान में भी थोड़ा वही रहता है। विषय वाइज से थोड़ा अंतर हो जाते हैं, लेकिन बाकी शिक्षण वही, विधियां वही हैं सबकी। तो एक शिक्षण पढ़ेंगे जिसमें आपका 5 शिक्षण तैयार हो गया, क्योंकि 5 विषय है तो 10-10 नंबर अगर आया तो 10-50 नंबर कम से कम, वैसे 75 नंबर का सीटेट और एमपी टेट में आने की संभावना है। तो शिक्षण पर विशेष ध्यान, बाकी अपना सिलेबस पर ध्यान। तो सिलेबस में एक बार फिर से देख लीजिए, पहले माहेश्वर सूत्र, क्यों, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही वर्ण और स्वर आए हैं। तो स्वर के बाद ही फिर आ जाता है स्वर, स्वर के भेद हो जाते हैं, फिर व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के भेद,
व्यंजन कितने मात्रा में होता है, संस्कृत वर्ण वर्णमाला, उसके बाद अव्यय, अव्यय कौन कौन से होते हैं, फिर संधि होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, समास कौन है, समास के कौन कौन समास होते हैं, फिर कारक, कारक के कितने भेद हैं, प्रत्यय, प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय आते हैं, फिर उपसर्ग, उपसर्ग में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं जो बहुत मुख्य होते हैं। शब्द रूप अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये 4-5 शब्द रूप से 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ 4-5 क्वेश्चन न आकर के 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। फिर धातु रूप में भू धातु, पट धातु और लव धातु, ये सब 2-3 धातुएं ऐसी हैं जो इसमें से एक क्वेश्चन आता है। सर्वनाम तो जैसे पक्का है, वो रजिस्ट्री करा दिया है कि हमारा तो आना ही आना है, अस्मद और इसमत का। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम, जैसे पिछली बार आ गया था जानू, अब जानू का अर्थ होता है घुटना, तो ये सब शरीर के अंगों के नाम। सगे संबंधियों के नाम आ जाता है, दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम, फुफ्फा फुआ का नाम, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। लिंग बता दिए, वचन विभक्ति पुरुष, पुरुष एक बढ़ जाता है। फिर परवाची विलोम शब्द, फिर 1 से 100 तक गिनती, गिनती में से 1 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से। फिर रचना, रचनाकार में से 1-2 क्वेश्चन। अपठित अनुच्छेद जानते ही हैं, बाकी सब हम बता ही दिए हैं। बाकी क्लास में, बाकी यूट्यूब के माध्यम से जो भी पूछेंगे बताया जाएगा। हमारा यूट्यूब नंबर है, नंबर क्या दें, आप लोग डिस्टर्ब करते हैं इसलिए नंबर नहीं देंगे। आप लोग कमेंट करिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, रात में वीडियो बन रहा है, ज़्यादा रात हो रहा है, फिर हम इसी पर अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबके गुड नाइट, शुभ रात्रि।